इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। दिल्ली में आज से ब्रिक्स एनएसए बैठक, अजीत डोभाल करेंगे अध्यक्षता। साइबर सुरक्षा और आतंकवाद पर मंथन। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई से तत्काल संज्ञान लेने और न्यायिक जांच की मांग। भारत तिवारी के परिजनों से मिले राजनीतिक दिग्गज। बंगाल सरकार ने पहला बजट किया पेश हुआ बंगाल का बजट। 2026 से 27 रोजगार और निवेश पर रहा फोकस। मुंबई में मॉनसून की एंट्री, भारी बारिश को लेकर आईएमडी का येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। एक बार फिर से हम आप लोगों के बीच में आ पहुंचे हैं अपनी खास पेशकश के साथ, जहां हम आपको राजधानी दिल्ली से लेकर देश की तमाम आज की बड़ी खबरों से अवगत कराएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहली खबर की और आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली की ओर, जहां आज वैश्विक सुरक्षा कूटनीति पर अहम केंद्र पर बैठक जो है वो प्रस्तावित है। और जहां आपको बता दें कि ब्रिक्स के देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक महत्वपूर्ण पूरे तरीके से मानी जा रही है। बिल्कुल, ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी आपको बता दें गदीर निजामी नई दिल्ली पहुंच गए हैं। ऐसे में जब दुनिया साइबर हमलों और आतंकवाद, डिजिटल सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नए खतरों का सामना कर रही है, तो ब्रिक्स देशों की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। निकिता बता दें, बैठक की अध्यक्षता जो है वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। इसमें जो भी सदस्य हैं उनके प्रतिनिधि जो है वो सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने, साइबर खतरों से निपटने और आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति बनाने और इसके साथ ही निकिता तकनीकों से जुड़े जोखिमों पर भी वो विचार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विशेषज्ञों का ये मानना है प्रज्ञा कि बदलते वैश्विक हालात जिस तरीके से लगातार बदल रहे हैं, ये बैठक न केवल ब्रिक्स के देशों के आपसी सहयोग बल्कि नई दिशा जो है वो पूरे तरीके से देगी और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचों को लेकर भी महत्वपूर्ण संदेश दिया जा सकता है। बिल्कुल निकिता, नई दिल्ली में जो सुरक्षा रणनीतिकार है वो आज जुट चुके हैं। वैश्विक चुनौतियों पर इस बार जो है अहम मंथन होने वाला है। इसके साथ ही भविष्य की सुरक्षा रणनीति पर भी फोकस रहने वाला है। तो ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर आज कई दिग्गज जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट ये मीटिंग जो है वो होने वाली है। नई दिल्ली में जो सुरक्षा रणनीतिकार है वो जुटे हुए हैं। बिल्कुल प्रज्ञा, कितना देखिए अहम माना जा सकता है इसको, क्योंकि आजकल का डिजिटल दौर है और जहां देखिए लगातार साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आज एआई का जमाना है और इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए और किस तरीके से इनका विस्तार किया जा सकता है ये भी विशेषकर ध्यान में रखते हुए अब तकनीकों पर मंथन हो रहा है। जो भी इससे जुड़े हुए जोखिम सामने आ रहे हैं उन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार आज डिजिटल का यूज हो रहा है, एआई का यूज हो रहा है, तो प्रज्ञा कहीं ना कहीं चुनौतियां भी उसी तरीके से अब विस्तार करती जा रही हैं। बिल्कुल निकिता, विशेषज्ञों का तो मानना है कि बदलते वैश्विक हालात के बीच ये बैठक जो है वो ब्रिक्स देशों की आपसी सहयोग को एक नई दिशा देगी। इसलिए ये बैठक निकिता काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को भी लेकर महत्वपूर्ण संदेश जो है इस बार दिया जा सकता है। तो नई दिल्ली में जो है वो सुरक्षा रणनीतिकार निकिता इस वक्त जुटे हुए हैं। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक जो है वो मानी जा रही है। वैश्विक चुनौतियों पर इस बार अहम मंथन होने वाला है निकिता। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस समय ईरान, अमेरिका, रसिया, यूक्रेन, इस तरह की कई युद्ध जो है वो लगातार जारी है। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच अभी तक सीज फायर किया गया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि आगे ये सीज फायर कितना सक्सेसफुल होता है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों कंट्री जो है वो उस जितनी भी
डील साइन हुई है उसको मानने में थोड़ा सा आनाकानी करते हुए नजर आ रहे हैं। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अरविंद कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अरविंद, ब्रिक्स रणनीतियों को लेकर आज कई सुरक्षा रणनीतिकार जो है वो दिल्ली में जुटे हुए हैं, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम आज होने वाला है, कितना महत्वपूर्ण है ये बैठक? जिस तरह से लगातार आतंकवाद या फिर डिजिटल आतंकवाद या फिर जो एआई का जमाना है, एआई में जो जिस तरह से लगातार सुरक्षा को लेकर जो चूक हो रही है उसको लेकर ये अहम बैठक मानी जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल के नेतृत्व में दिल्ली में यह 2 दिवसीय बैठक है, क्योंकि निकिता बताते चले कि जो 12 और 13 सितंबर को जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला, भारत मेजबानी करेगा, उसको लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। आतंकवाद को लेकर यह बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में कई सारे निर्णय भी हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से डिजिटल एआई को लेकर जमाने में जिस तरह से लगातार गतिविधियां हो रही हैं, उस गतिविधियों पर किस तरह से नजर रखी जाए, किस तरह से रोका जाए, उस पर विचार विमर्श होगा। आतंकवाद को लेकर विचार विमर्श होगा कि आतंकवाद जिस तरह से फैल रहा है, जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होने वाला है उस पर किसी भी तरह का कोई खतरा न हो, कहीं क्योंकि कई देशों के दिग्गज सितंबर महीने में भारत आने वाले हैं। तो ऐसे में यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है जो ब्रिक्स सम्मेलन में जो हिस्सा लेंगे, उनके जो सलाहकार हैं, उनके जो विदेश मंत्री वो भारत पहुंच चुके हैं और भारत में वह बैठक शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अरविंद, देखिए जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय न केवल भारत बल्कि अन्य देश भी तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये बैठक कितनी अहम हो सकती है? देखिए, रसिया और यूक्रेन के बीच जो लंबे समय से युद्ध चल रहा था उस युद्ध के भी इस बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो चर्चाएं थी कि रूस और यूक्रेन के बीच जो गतिविधियां हो रही हैं, उस गतिविधियों पर भी पूरे देश की नजर है, पूरे विश्व की नजर है। तो कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा होगी। आतंकवाद को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई, क्योंकि जब अजीत डोभाल इस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं तो वो भी भारत के अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख इलाके में जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा गतिविधियां की जाती हैं, उस गतिविधियों पर किस तरह से हम नजर रखे हुए हैं और हमें क्या कुछ उपाय करना है, इस बैठक में अजीत डोभाल अपना पक्ष रख सकते हैं। साथ ही साथ चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत पहुंच चुके हैं और साथ ही ईरान के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो भी भारत पहुंच चुके हैं और यह बैठक अब कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाली है। तो कहीं ना कहीं इस बैठक को लेकर एआई के जमाने में किस तरह से हमें सुरक्षा पुख्ता की जाए, क्योंकि जब एआई आया है तो कई सारे सुविधा हमें प्रदान किया, उस सुविधा के साथ साथ कई सारी खामियां भी नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा कैसे की जाए इस टेक्नोलॉजी के जमाने में, इस पर इस बैठक में अहम चर्चा होगी। अब चलिए ठीक है अरविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रज्ञा, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज की यह जो बैठक है वो बेहद ही अहम मानी जा रही है। नई दिल्ली में पूरे तरीके से जो सुरक्षा जो हमारे रणनीतिकार है वो जुटने अब शुरू हो गए हैं और अब से कुछ ही देरी के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। बिल्कुल निकिता, अब भविष्य की सुरक्षा रणनीति पर भी आज दिल्ली में चर्चा होगी। इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं निकिता अगली खबर की ओर, जो कि अयोध्या से है। अयोध्या के राम मंदिर को चढ़ावे में कथित हेराफेरी का जो मामला बढ़ता जा रहा है, इसी की जांच कर रही एसआईटी ने अब अपनी शुरुआती रिपोर्ट जो है वो बना ली है। आपको बता दें निकिता, ये रिपोर्ट जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गई है और ये रिपोर्ट 150 पन्नों की है। जी बिल्कुल, और सूत्रों के अनुसार यह भी जानकारी सामने आई है जहां जांच के दौरान एसआईटी को कई अहम सबूत मिले हैं। चढ़ावे में हेराफेरी के आरोप लगने के बाद योगी सरकार ने 13 जून को एसआईटी बनाई थी और जहां जांच के दौरान 6 दिन में ही जो है एसआईटी ने मंदिर परिसर में आरोपियों के घर पर भी जांच को शुरू कर दिया था। देखिए प्रज्ञा, यहाँ पर एक समझने वाली बात यह भी है कि एसआईटी की ओर से लगातार जांच जारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जांच रिपोर्ट भी सौंप दी गई है और अब हर देश
भक्त की देखिए राम भक्तों से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से जो मामला है वो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल निकिता, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि इस दौरान एसआईटी ने 150 लोगों से इस मामले में पूछताछ की है। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है इस पूरे मामले में बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही निकिता पता है खबर ये भी सामने आई थी कि जो रविवार को एसआईटी ने जो रविवार को मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों से जांच पूरी करने तक अयोध्या न छोड़ने को भी कहा है। वही कहा जा रहा है कि शुरुआती में भगवान राम को जो चढ़ाए गए सोने थे, चांदी के आभूषण, हीरे और दूसरे कीमती पत्थरों के रिकॉर्ड में भी कथित गड़बड़ी सामने आ रही है। बिल्कुल देखिए, और ये विडंबना की भी बात है कि ऐसी जगह पर यदि गड़बड़ी आएगी तो हमारे देश में तो अन्य भी मंदिर हैं और उन पर भी जो है सवाल उठ रहे हैं। और देखो प्रज्ञा, यहाँ पर एक और बात है कि जांच में सबसे बड़ी कथित गड़बड़ी कुंभ के मेले के दौरान सामने आई, जब करीब 2 महीने तक रोजाना लगभग 10 लाख श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे थे और दान पेटियां जो है वो 2 घंटे में ही नोटों से भर रही थी। और इतना ही नहीं, कथित तौर पर जो है मंदिर ट्रस्ट ने बाजार भाव से भी ज्यादा कीमत पर जमीन को खरीदा था। बिल्कुल निकिता, क्योंकि सूत्र ये भी बता रहे हैं निकिता कि ट्रस्ट ने बाजार भाव से लगभग 500 से 800% से अधिक कीमत पर करीब 71 एकड़ जमीन खरीदी। ये बड़ी बात है निकिता, क्योंकि 71 करोड़ की जमीन बड़ा अमाउंट है। और जिस तरीके से एसआईटी जांच में भी बहुत ऐसे खुलासे सामने आ रहे, बड़े चेहरे जो है वो भी सामने आ रहे। कहा जा रहा है कि 4 ऐसे बड़े चेहरे हैं निकिता, जिसमें चंपत राय इनका सबसे पहला नाम आ रहा है। माना यह जा रहा है कि चंपत राय जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव है, वो राम जन्मभूमि के आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। बिल्कुल, और वह मंदिर की जो ऑडिट समिति है उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं। और ऐसे में चंपत राय का जो नाम है वो इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। तो वही दूसरे नाम की यदि प्रज्ञा में बात करूं तो वो है रामशंकर यादव, जिन्हें उर्फ की बात की जाए तो टीनू के नाम से भी जाना जाता है। अगला नाम जो है रामशंकर यादव का इसलिए भी हाईलाइट हो रहा है जो कि चंपत राय के ड्राइवर थे और फिर करीबी सहयोगी भी वे रह चुके हैं। अयोध्या, लखनऊ में करीब 50 करोड़ की संपत्ति का दावा किया जा रहा है। बिल्कुल निकिता, और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बसंत मिश्रा जो है वो जुड़ चुके हैं। बसंत, एसआईटी ने बहुत सारी चीजें जो है खुलासे की है। अब ये रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपा जाना है, क्या कुछ इसमें और भी खुलासे हो सकते हैं और ये रिपोर्ट कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है इस पूरे जांच में? बिल्कुल, एसआईटी की टीम ने अयोध्या में जाकर के एक जांच रिपोर्ट तैयार की है जिसमें करीब 150 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज थे वो लिए गए हैं और साथ में जो बैंक खाते थे, जो संदिग्ध थे, उनके बैंक खातों की डिटेल ली गई है। कहीं ना कहीं एसआईटी की टीम ने करीब 150 पन्नों से ज़्यादा की जाँच रिपोर्ट तैयार कर ली है, उसको मुख्यमंत्री को सौंपेगी। उसमें खास तौर पर यह भी बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि चंपत राय हो चाहे अनिल मिश्रा हो, जो ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, उनको ये भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप अयोध्या नहीं छोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला था राम मंदिर चढ़ावा चोरी का, उसको लेकर के कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। उसके बाद यूपी सरकार ने एसआईटी की टीम गठित की थी, वहां पर पहुंच करके उसने जांच पड़ताल की, लोगों से पूछा तो पता चला ये बड़ा मामला है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री ने, अभी मुख्यमंत्री की एक जनसभा भी अयोध्या में थी, उन्होंने कहा भी था कि 15 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आखिर वो कौन से आरोपी हैं जिनके खिलाफ जांच की गई है और उनको सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी, जो उत्तर प्रदेश में एक नजीर बनेगी। और साथ में बसंत देखिए, यहाँ पर जो राम मंदिर अयोध्या क्षेत्र ऐसा था लायक है कि कहा जा रहा है कि एसआईटी की टीम ने जो जांच रिपोर्ट को सौंपा है उसमें कई खुलासे ऐसे हुए हैं जहां पर ड्रेस कोड को जो है उसका पालन नहीं किया गया था। साथ ही साथ जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनकी भी खामियां सामने आई हैं। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जो वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे उनकी फुटेज भी ली गई है। उसमें जो संदिग्ध थे, करीब 25 ऐसे संदिग्ध हैं जिनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है, सूत्र बता रहे हैं। साथ में जो जमीन वहाँ पर ली गई थी, अधिग्रहण की गई थी, वो 10 गुना ज्यादा लिखी थी। जिसकी जमीन वहाँ पर 10 लाख रुपए थी, वही जमीन वहाँ पर 1 करोड़ रुपए प्रति बीघे के हिसाब से ली गई। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है। ट्रस्ट की तरफ से वहाँ पर जो चढ़ावा चोरी जो पैसा आया था और साथ में जो आभूषण श्री रामचंद्र को जो चढ़ने के लिए आए थे उसके गमन का भी मामला है। तो बड़ा मामला है और करोड़ों रुपए का मामला है।
ऐसे में मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि जो भी इसमें आरोपी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसी को लेकर के एसआईटी की टीम ने मुख्यमंत्री को एक जो रिपोर्ट बनाई थी उसको सौंप दिया। अब आगे का आदेश मुख्यमंत्री को करना है कि कब कार्रवाई जो आरोपी उनके खिलाफ होगी। फिलहाल सभी को बोला गया है कि आप अयोध्या छोड़ करके नहीं जाएंगे, आप अयोध्या में रहेंगे। जब भी एसआईटी टीम की जरूरत होगी आपको वहां पर मौजूद रहना पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष भी सवाल खड़ा। बिल्कुल बसंत, अगर बात की जाए क्योंकि 150 लोगों से पूछताछ की गई है, इसमें सबसे प्रमुख चेहरों की बात की जाए तो वो कौन कौन से चेहरे शामिल हैं जिनसे एसआईटी जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है इस मामले में? बात की जाए प्रमुख चेहरों की, उसमें चंपत राय हैं और अनिल मिश्रा हैं और साथ में टिन्नू यादव है और एक और चेहरा है। ऐसे तमाम सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको एसआईटी ने लगातार पूछताछ की है और बंद कमरे में पूछताछ, अलग अलग तरीके से पूछताछ की है। तो तमाम सारे ऐसे सबूत मिले हैं कि जो करोड़ों का गमन हुआ उनके द्वारा किया गया है। उसी को लेकर के एसआईटी की टीम ने एक रिपोर्ट बनाई है जो मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। अब मुख्यमंत्री के तरफ से आदेश होगा कि जल्द से जल्द उन पर कब कार्रवाई की जाएगी, ये तो मुख्यमंत्री के आदेश का इंतजार कर रहा है। लेकिन जो आरोपी हैं उनसे, जो संदिग्ध हैं उनसे बोला भी गया है कि आप अयोध्या रहेंगे, अयोध्या छोड़ करके नहीं जाएंगे। और सख्त प्रशासन की तरफ से भी आदेश दिया गया है। निरंतर जो निगरानी रखी जा रही है, वहाँ जो संदिग्धों से पूछताछ की है उन पर निगरानी भी रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार की अगर कहीं कोई गड़बड़ी करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर और कार्रवाई की जाएगी। ठीक है बसंत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर प्रज्ञा पूरे तरीके से एसआईटी की ओर से जांच जारी है और जहां राम मंदिर चढ़ावे को लेकर जिस तरीके से यह मामला इस समय उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में है, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है और आखिर क्या और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल निकिता, अब रुक कर लेते हैं निकिता अगली खबर पर, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा है। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर में आयोजित जनसभा में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिल्कुल, और उनकी ओर से देखिए संदेश साफ तौर पर दिया गया है कि प्रदेश भर में बेटियों का सम्मान किसी भी सूरत में जो है उसे जो है वो असुरक्षित या फिर असुरक्षित माहौल में यदि उसे महसूस होता है तो इस तरीके की जो भी घटनाएं सामने आती हैं उन पर त्वरित एक्शन किया जाएगा। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने सरकार की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों का उल्लेख तो किया ही, साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश में अपराध और माफियों के राजतंत्र को भी नियंत्रित तरीके से स्थापित करने की बात कही है। बस निकिता, इसी पे हमारे ये खास रिपोर्ट देखते हैं। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कानून व्यवस्था, माफिया और विपक्षी दलों को लेकर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश देते हुए सीएम ने कहा कि जो भी महिलाओं और बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सेंध नहीं लगा सकता है, अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और जो करेगा तो फिर यमराज के घर में जाएगा। अब धर्मस्थलों को नई पहचान मिल रही है, तालाब खुदवाए जा रहे हैं, जल संरक्षण के बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, और मैं आप सबसे अपील करूंगा, हमीरपुर वासियों से भी, पूरे बुंदेलखंड वासियों से भी, बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के समय ईद और मुहर्रम के दौरान सड़कों पर उद्दंडता को बढ़ावा दिया जाता था, जबकि कांवड़ यात्रा और कृष्ण जन्मोत्सव जैसे आयोजनों पर रोक लगाने का प्रयास किया जाता था। आस्था के केंद्रों को जा रहा है, अब जनता जनार्दन के द्वारा दिया गया पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पे खर्च नहीं होता है, यही अंतर है। पहले आपका पैसा कहां दुरुपयोग होता था,
और आज आपके द्वारा दिया गया पैसा कैसे आस्था को सम्मान देता है, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी योजनाओं को लेके आता है, आज इसका उदाहरण बना है। जो समाजवादी पार्टी जय श्री राम बोलने पर लाठी और गोली चलाती थी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन पर रोक लगाती थी, कावड़ यात्रियों पर रोक, कावड़ यात्रा पर रोक लगाती थी, लेकिन मुहर्रम और ईद के आयोजनों को सरेआम सड़कों पर उदंडता करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है, लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य परिसर बन गया है। सीएम योगी ने हमीरपुर में 636 करोड़ रुपए की 75 विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। दरअसल यूपी में अगले साल चुनाव हैं। यूपी में सपा और बीजेपी के बीच मुकाबला है। इसी के चलते नेता एक्टिव हो गए हैं और एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। तो जिस तरीके से प्रज्ञा आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ तौर पर जो अपराधी हैं उन्हें चेताया जा रहा है और कहा जा रहा है किसी भी सूरत में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अब मैं आपको आगे लिए चलती हूं जहां लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां प्रतिबंधित कोडिन कफ सिरफ तस्करी कांड में फरार मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसके सहयोगियों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। बिल्कुल निकिता, न्यायालय ने शुभम जायसवाल, वरुण सिंह और गौरव जायसवाल की संपत्ति भी करने का आदेश दे दिया है। एसटीएफ अब इन तीनों की 35 करोड़ रुपए से अधिक की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी में जुटी हुई है। बिल्कुल, जानकारी के मुताबिक प्रज्ञा यह भी सामने आया है कि कुर्क की जाने वाली संपत्तियों में वाराणसी में स्थित मकान, फ्लैट्स और पुश्तैनी जमीन और दुकानों के साथ साथ वाहन और अन्य संपत्तियां भी शामिल हैं। बिल्कुल, एसटीएफ की जो टीम है वो वाराणसी जाकर आरोपितों की संपत्तियों की सूची तैयार कर रही है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बिल्कुल, और जहां देखिए इस मामले में फरार 3 मुख्य आरोपितों में जो समेत कुल 16 लोग हैं उनकी भी तलाश अभी जारी है और जहां एसटीएफ लगातार संभावित जो भी ठिकाने हैं उन पर दबिश देकर गिरफ्तारी के प्रयासों को तेज कर रही है। बिल्कुल निकिता, माना जाए क्योंकि ये बड़े खुलासे जो है इस मामले में और भी सामने आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दबिश दी जा रही है, लखनऊ यूपी की जो 35 करोड़ की संपत्ति है वो कुर्क कर ली गई है। तो कोडिन कफ सिरप मामले में निकिता एक्शन जो है वो तेज हो चुका है। मास्टरमाइंड शुभम जो है वो शिकंजे में आ चुका है। 16 आरोपितों की तलाश जो है अभी भी इस मामले में जारी मानी जा रही है। बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए इस मामले पर अगर प्रकाश डाला जाए तो आपको याद होगा कि शुभम जायसवाल जो है वो बाहर यानी कि बाहर भाग गया था देश से और जिसके कारण उसकी जो गिरफ्तारी है वो सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। लेकिन लगातार इस मामले में उत्तर प्रदेश के एसटीएफ समेत जो भी जांच एजेंसियां हैं उनकी ओर से इस मामले में जांच की जा रही थी और जहां आपको यह भी बताती चलूं कि 16 आरोपितों की तलाश अभी भी लगातार जारी है और जिसको लेकर दबिश भी दी जा रही है। बिल्कुल निकिता, क्योंकि ये लंबे समय से ये मामला जो है वो एसटीएफ और जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार इसमें कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और आज तो बड़ी सफलता जो है इस मामले में मानी जा सकती है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अजहर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, इस मामले में जो मुख्य आरोपी शुभम था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ और जानकारी है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले को लेकर लगातार एसटीएफ की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। 16 लोगों की गिरफ्तारी पहले हुई थी जिसमें अमित टाटा और भी तमाम लोग जो है वो शामिल थे। अब शुभम जायसवाल की संपत्ति जो है वो कुर्क करने के निर्देश कोर्ट के द्वारा शनिवार को दिए हैं। लगभग 35 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो कुर्क की जाएगी। अब इसको लेकर यूपी एसटीएफ जो है वो लगातार संपत्ति की लिस्ट जुटा रही है। उसमें कई चल अचल संपत्तियां हैं जिसमें पुश्तैनी मकान है, फ्लैट है और गाड़ियां हैं। ये तमाम जो संपत्ति है लगभग इसकी कीमत 35 करोड़ बताई जा रही है। ये अब कुर्क की जाएगी। देखिए इससे पहले भी कोर्ट ने आदेश दिए थे संपत्ति कुर्क के और NBW वारंट जारी किया था, नॉन अवेलेबल वारंट। बावजूद इसके कोर्ट में शुभम जायसवाल ने सरेंडर नहीं किया था और जो मुख्य 3 आरोपी हैं शुभम जायसवाल, गौरव जायसवाल और एक और जो आरोपी है, इन तीनों की तलाश जो है वो लगातार एसटीएफ के द्वारा कर रही है और इसके अलावा अभी 13 और लोग हैं जो इस मामले में फरार चल रहे हैं और 16 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। देखिए
2024 में इसको लेकर जो FIR है वो दर्ज STF के द्वारा कराई गई थी और लगातार इसको लेकर कार्रवाइयां जो है वो जारी है। और कोर्ट की अवहेलना जिस तरीके से शुभम जायसवाल के द्वारा की जा रही है, लगातार नोटिस देने के बावजूद भी वो हाजिर नहीं हो रहा था, उसको भगोड़ा घोषित किया गया था। अब इसको लेकर देखिए सुशांत गोल्ड सिटी थाने में भी BNS 209 के तहत FIR दर्ज कराई गई है। फिलहाल शुभम और 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं वो पुलिस की पकड़ से दूर है। अब इनकी संपत्ति जो है वो कुर्क की जाएगी। बिल्कुल अजहर, अगर देखिए आपने बताया कि अब संपत्ति कुर्क करने के आदेश जो है वो आ गए हैं, तो क्या लगता है आपको कि यह कार्रवाई कब तक जो है अब संज्ञान में लाई जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए STF के द्वारा लगातार उन संपत्तियों की लिस्ट जो है वो तैयार की जा रही है और संपत्ति चिन्हित की जा रही है। कहाँ कहाँ इसकी संपत्ति है, कहाँ पुश्तैनी मकान है, कहाँ इसका खुद का मकान है और कहाँ फ्लैट है, कहाँ कहाँ इसकी गाड़ियाँ हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो STF जो है वो जुटा रही है और इसके बाद ही इसकी तमाम जो संपत्ति है वो कुर्क की जाएगी। 35 करोड़ इसकी कीमत बताई जा रही है और ये तमाम संपत्तियां जो हैं, चाहे शुभम जायसवाल की बात कर ली जाए, चाहे गौरव जायसवाल की बात कर ली जाए, तमाम लोगों की संपत्ति जो है वो कुर्क होगी और जो बाकी अन्य आरोपी हैं उनकी तलाश भी लगातार जारी है। कि जो मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल है उससे कब तक गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ उसकी संपत्ति ही कुर्क की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अजहर इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। बिल्कुल है, तो प्रज्ञा देखिए लगातार ये मामला जो है अब सुर्खियों में आ चुका है और जहां 35 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी और ये काफी अहम फैसला जो है वो इस पूरे मामले में माना जा सकता है। बिल्कुल निकिता, 16 आरोपितों की पहचान अभी की जा रही है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर देश प्रदेश में। और चलिए अब आपको लिए चलती हूँ उत्तर प्रदेश की ओर, जहां अधिकांश जिलों में हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। और जहां सुबह के कई जिलों में सोमवार यानी आज से हीट वेव को लेकर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में मानसून में देरी होने के कारण और भीषण गर्मी के चलते तराई वाले जो इलाके हैं अब वो लू की चपेट में भी आने लगे हैं। बिल्कुल, तो वही वजह देखिए ये है कि रविवार को जो तराई का बहराइच है, लखीमपुर खीरी है और सहित जो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, गाजीपुर, वाराणसी लगातार दूसरे दिन भी लू की चपेट में ही देखे जा रहे हैं। बिल्कुल निकिता, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में फिलहाल अगले 2 दिन भीषण गर्मी से राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने सोमवार यानी आज के लिए बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी सहित सूबे के 39 जिलों में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं देखिए अगर प्रज्ञा बीते रविवार की बात की जाए तो मौसम विभाग के मुताबिक बांदा में सबसे अधिक तापमान यानी कि 42.6 डिग्री सेल्सियस को दर्ज किया गया। और इसके अलावा देखिए प्रयागराज की बात की जाए तो 42.5 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी में भी 42.4 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं झांसी में भी 41.8 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बिल्कुल निकिता, यानी बांदा में सबसे ज्यादा टेम्परेचर। वहीं मौसम विभाग ने सोमवार यानी आज के लिए 39 जिलों में लू चलने की चेतावनी जो है वो जारी की है। इसके साथ ही क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने भी बताया कि फिलहाल 3 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और तराई हिस्सों में विभिन्न हिस्सों में जो है वो लू और तेज गर्मी का असर जो है वो बना रहेगा। बिल्कुल, और इसके बाद देखिए मानसूनी सक्रियता का दौर भी शुरू होने के आसार हैं। तो कुल मिलाकर प्रज्ञा कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है और जहां मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट को जारी किया गया है। बिल्कुल निकिता, 39 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अगर बात की जाए तो बांदा जो है वो सबसे अधिक गर्म वाला प्रदेश रह चुका है। जिलों में हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो लगातार गर्मी का जो हीट वेव अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। 39 जिलों के लिए ये हीट वेव निकिता जारी किया गया है। बिल्कुल देखिए प्रज्ञा, ये बेहद ही बड़ी चुनौती भी कहा जा सकता है क्योंकि अभी जून का माह है और अभी जुलाई का माह भी आना है और ऐसे में इस महीने में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए बांदा जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल, वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए संदीप कुमार हमारे साथ बांदा से जुड़ चुके हैं। संदीप, क्योंकि बांदा जो है वो सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र माना जा रहा है, ऐसे में बांदा में जो हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है उसकी पूरी तैयारियां प्रशासन की तरफ से किस तरह से की जा रही है? बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में क्या बात की जाए, पूरे देश में बांदा जो है सबसे गर्म रहा है, इसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जो है पूरी तैयारियां की जा रही हैं और लगातार तैयारी करके आज भी की जा रही है। इससे पहले भी तैयारी की जा चुकी है। जिला प्रशासन के द्वारा जो है कूलिंग सेंटर बनाए गए, तमाम रोडों पर फुहारे चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को निकलते चलते लोगों को गर्मी का एहसास ना हो सके। बिल्कुल। और इसके बाद तमाम ऐसे रेस्ट रूम बनाए जा रहे हैं ताकि जो राहगीर हैं वो लोग आए और कम से कम गर्मी से राहत पा सके। वहाँ पर कूलर की व्यवस्था है, ठंडे पानी की व्यवस्था है, ये सारी चीजों की व्यवस्था वहाँ पर कराई गई फिलहाल। बिल्कुल संदीप, और ये भी बताएं कि देखिए जिस तरीके से 39 जिलों के लिए उत्तर प्रदेश में हीट वेव और येलो अलर्ट को भी जारी किया गया है, तो क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में अभी लोगों को कुछ राहत मिलने के आसार हैं या फिर अभी यही दिन बने रहने वाले हैं? देखिए, जिस तरह से अभी के हालातों को अगर देखा जाए तो लगातार अभी यहाँ पर बांदा जनपद में बात करें तो बांदा जनपद में अभी तक फिलहाल गर्मी से एक भी राहत नहीं मिली किसी को और लगातार गर्मी यहाँ बढ़ती ही जा रही है, यहाँ पर घटने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल अगर बात करें तो आसपास के क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी होती जिसकी वजह से नम हवाएं जरूर चलती हैं, लेकिन लू के थप्पड़ों के आगे वो नम हवाएं भी नतमस्तक हो जाती हैं। इसको लेकर के गर्मी जो है लगातार बढ़ी हुई है, उमस भरी गर्मी है। देखते हुए सारी व्यवस्थाएं लेकिन प्रशासन के द्वारा बहुत पूरी व्यवस्थाएं भी लगे हुई हैं। चलिए ठीक है संदीप, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर प्रज्ञा, अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो जस की तस बनी रहेंगी। हीट वेव का अलर्ट लगातार जारी है और ऐसे में बांदा के लोगों के लिए जो गर्मी का प्रचंड प्रकोप है वो खास तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल निकिता, यूपी के 39 जिलों में जो है लू का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जिसमें बांदा जो है सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी का आसार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो चलिए प्रज्ञा, अब आपको आगे लिए चलते हैं और हमारे दर्शकों को भी देखिए, हमने अभी बात की थी जहां अयोध्या के विषय पर हमने गहनता से विचार मंथन किया, हमारे संवाददाता की भी और गए, लेकिन प्रज्ञा एक चीज जो है वो छूट गई थी, वो ये छूट गई थी कि इस पर बयानबाजी भी जो है वो पूरे तरीके से देखने को मिल रही है। बहुत सारी बयानबाजी, चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए, कई विपक्षी पार्टियां जो है वो लगातार बयानबाजी कर रही है इस मामले में। बिल्कुल, तो अब देखिए अयोध्या के राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से सियासत पूरे तरीके से गर्मा गई है। कथित चंदा चोरी के मामले में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने कहा है कि मामले की जांच कर रही एसआईटी को निष्पक्ष तरीके से काम करने देना जाना चाहिए, पूरे प्रकरण की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। बिल्कुल, उनका देखिए ये भी कहना है और साथ ही साथ उन्होंने सवाल भी उठाया है कि आखिरकार सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस कैसे गायब हो सकती हैं और जांच में अब तक क्या कुछ प्रगति हुई है। चलिए आप भी जानिए हमारी इस खास पेशकश के माध्यम से। मंदिर में कथित चंदा चोरी का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है। एसआईटी इसकी जांच कर रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार के साथ ही जांच एजेंसी को भी घेरा है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है कि क्या एसआईटी को ठीक से जांच करने दी जाएगी। अखिलेश ने आगे सवाल किया और पूछा कि सीसीटीवी फुटेज गायब कैसे हो गए। लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। प्रभु राम के प्रति श्रद्धा और उनके प्रति जो लगाव है भारत के लोगों का, वो हम कभी किसी से तुलना नहीं कर सकते। लोग कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके चढ़ावे के बारे में भी ये खबरें आएंगी। सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। सीसीटीवी के फुटेज गायब है, जो खबरें आ रही हैं आप ही लोग दिखा रहे हो। अखिलेश यादव ने राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने की बात कही। अखिलेश यादव बोले कि बीजेपी को धर्म से ज्यादा धन से प्यार है। और फिर उससे भी बड़ा दुखद बात यह है कि अधिकारी बताइए हमारे सनातन
धर्म के साधु संत पुजारियों का पूछताछ करेंगे। आपने पहले भी पूजनीय शंकराचार्य जी को देखा कि किस तरह अपमानित होना पड़ा उन्हें। भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है, धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है, धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है। और सनातन परंपरा को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाना कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमें उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। अखिलेश यादव राम मंदिर में चोरी वाले मुद्दे को बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे और इसीलिए अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश ये भी जानते हैं कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में वहां हुई चोरी की खबरें बीजेपी के वोट बैंक पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है। एसआईटी इसकी जांच कर रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर उनके प्रति जो लगाव है भारत के लोगों का। तो हम सुन रहे थे अखिलेश यादव का यह बयान। अब निकिता बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का। भले ही औपचारिक ऐलान न हुआ हो लेकिन सियासी बिसात जो है वो बिछाई जाने लगी है। बिल्कुल, देखिए पश्चिम यूपी की बात की जाए तो सियासत में अलीगढ़ भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति का नया केंद्र बनता जा रहा है और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार यानी कि आज और मंगलवार 2 दिन के अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। बिल्कुल निकिता, सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार यानी आज अलीगढ़ से ही मिशन 2027 का बिगुल फूंकने उतर रहे हैं और जहां अलीगढ़ में विकास की सौगात देने के साथ साथ 2027 का चुनाव का शंखनाद वे करेंगे, तो वहीं मंगलवार को हाथरस में जनसभा को संबोधित भी उनकी ओर से किया जाएगा। बिल्कुल निकिता, अलीगढ़ के नुमाइश मैदान की जनसभा के बहाने सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी समीकरण को दुरुस्त बनाए रखने का जो दाव चलेगी वो भी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अब पीएम मोदी का दौरा भी प्रस्तावित है। और इस तरह में देखिए, इस तरह से माना जा सकता है प्रज्ञा कि योगी और मोदी की जोड़ी उत्तर प्रदेश के रण में पूरे दमखम के साथ उतरने जा रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 घंटे तक अलीगढ़ में ही रहेंगे और जिसके चलते उनके इस दौरे के कई गहरे सियासी मायने भी माने जा रहे हैं। बिल्कुल निकिता, क्योंकि इसे 3 प्रमुख बिंदुओं के जरिए समझ सकते हैं। जैसे कि पहला जो है ये कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अलीगढ़ जिले की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इसके अलावा हाथरस में भी देखिए 3 में से 2 सीटें बीजेपी तो वहीं 1 सीट आरएलडी ने जीती थी। तो यानी कि सियासत की समझ रखने वाले जानते हैं कि किसी गढ़ को जीतना जितना मुश्किल होता है, लेकिन उस जीत को बरकरार रखना उससे भी कहीं ज्यादा अहम होता है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरे के जरिए 2027 से पहले ही जमीनी स्तर पर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी 7 सीटों पर पार्टी का जो दबदबा रहे वो बना रहे, किसी भी तरह की सत्ता विरोधी लहर को पनपने से पहले ही दबा दिया जाए। जहां अलीगढ़ के सियासी मिजाज को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के जरिए बिछाएंगे विकास का रोड मैप और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में चुनावी अभियान को धार देने के लिए उतरेंगे। हालांकि देखिए, दोनों नेताओं के जो कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु है वो विकास के परियोजनाएं होंगी, लेकिन इनके राजनीतिक मायने भी बेहद ही व्यापक हैं। बिल्कुल निकिता, बीजेपी सूबे में विकास निवेश के साथ ही कई कार्यक्रम जो है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किए जाएंगे और बीजेपी के मंडल प्रतिनिधियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ ये बैठक जो है वो की जाएंगे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अलीगढ़ में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे और कल भी वे यहां रहेंगे, तो काफी अहम यह होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल निकिता, अलीगढ़ के मिशन से ही 2027 का आगाज जो है वो माना जा रहा है।
चलिए प्रज्ञा, अब आपको आगे ले चलती हूँ राजस्थान की ओर, जहां जोधपुर के पावटा जिले के अस्पताल में सी सेक्शन डिलीवरी के बाद कई महिलाओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। बिल्कुल निकिता, माना जा रहा है कि 20 जून को ऑपरेशन के जरिए प्रसव के बाद 8 महिलाओं की हालत जो है वो अचानक खराब हो गई थी। बताया जा रहा है कि महिलाओं में गंभीर संक्रमण और ब्लड प्रेशर गिरने जैसी शिकायतें सामने आई थी। और देखिए, जिसके बाद जो 2 महिलाएं हैं उनको मथुरादास माथुर यानी कि एमडीएम अस्पताल के आईसीयू में भी भर्ती कराया गया, और जहां घटना के बाद एहतियातन के तौर पर पावटा के जिला अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया गया है। बिल्कुल निकिता, ये काफी गंभीर मामला माना जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के लिए कई बड़ी सवाल जो है वो खड़े हो सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में अब जुट चुकी है और संक्रमण के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो वहीं अस्पताल प्रशासन की ओर से भी मरीजों की स्थिति पर पूरे तरीके से नजर रखी जा रही है। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरीके की लापरवाही कहां से हुई। बिल्कुल, सी सेक्शन के बाद हालात जो है इन महिलाओं की बिगड़ी। अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हालांकि जो है वो जांच शुरू कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दूं निकिता, आपकी जो प्रज्ञा, बता दूं आपको कि जोधपुर में जो है वो लगातार जिस तरीके से यह मामला सामने आया है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच को शुरू कर दिया गया है। तो वहीं ये बेहद ही स्तब्ध करने वाला मामला है, क्योंकि सी सेक्शन के बाद जिस तरीके से महिलाओं की हालत बिगड़ी, हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस मामले में पूरे तरीके से संज्ञान लिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि डिलीवरी के बाद जिस तरीके से महिलाओं की, न केवल एक महिला बल्कि कई महिलाएं उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, आखिर किन कारणों के चलते ऐसा हुआ, ये एक चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग पर ये गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा की बात यहाँ सामने आई है। 8 ऑपरेशन रखे गए थे सिजेरियन, उनमें से 2 की तबीयत खराब हुई। उन 2 को प्रिंसिपल महोदय को इन्फॉर्म करते हुए उनको हमने तुरंत रेफर कर दिया। उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा लग रहे थे। बाकी जो 6 मरीज हमारे पास हैं, हमने उनको हायर लेवल पे एज एहतियात के तौर पे हायर एंटीबायोटिक पे ले लिया, ताकि वो ज़्यादा संक्रमण ना फैले। पर वो अभी जो 6 प्रसूता हैं वो अभी बेहतर हैं, अभी स्टेबल हैं। 2 मरीजों की जो शाम को इन्फॉर्मेशन आई कि 2 मरीजों की तबीयत में कुछ दिक्कत है। उनका एक में उसमें से ब्लड प्रेशर थी और डायबिटीज़ की पेशेंट थी, और उसके बच्चे की ग्रोथ भी उसकी कम थी, इसलिए उसका सिजेरियन किया था। उसको दिक्कत हुई। एक ऑपरेशन के दौरान थोड़ा सा ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ तो उसको दिक्कत हुई। तो उन दोनों पेशेंट्स को देख के फिर वहाँ उनको दोनों को एमडीएम शिफ्ट करवा दिया गया, और उनका वहाँ इलाज चल रहा है। वो अभी स्टेबल कंडीशन में है। एक का ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही है, एक को डायलिसिस कल करना पड़ा, पर उसका भी यूरिन आउटपुट आ गया है, और दूसरी पेशेंट का यूरिन आउटपुट ठीक है, और वो एहतियात के तौर पे वहाँ बाकी जो पेशेंट है उनको यहीं के डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। वो भी, उनके भी सारे पैरामीटर्स वगैरह स्टेबल है, तो सबका यूरिन आउटपुट वगैरह ठीक है। तो निकिता, अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो लखीमपुर से आई है। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में एक अनोखी बारात लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है। पर्यावरण संरक्षण और सादगी का संदेश देते हुए दूल्हा 20 ई रिक्शा के काफिले के साथ अपने ससुराल पहुंचा। पारंपरिक घोड़ी और लग्जरी वाहनों के बजाय ई रिक्शा का उपयोग कर बारातियों ने स्वच्छ और हरित वातावरण को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इसके साथ ही बारात के अनूठे अंदाज को देखने के लिए क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग जुट गए। पूरे इलाके में इस बारात की चर्चा हो रही है। लोगों ने दूल्हे और उसके परिवार की इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए एक प्रेरणादायक कदम बताया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं प्रज्ञा, जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक नई बहस अब छिड़ गई है, जहां बरेली से उठी एक मांग अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। जहां अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को पत्र लिखकर मांग की है कि वे आगे विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा करें। बिल्कुल, मौलाना का कहना है
कि प्रदेश की आबादी में मुस्लिम समुदाय की बड़ी हिस्सेदारी है और समाजवादी पार्टी को इसे देखना चाहिए। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मैंने एक लेटर लिखा है और उनसे 2027 विधानसभा चुनाव के सिलसिले में मैंने बातें कही हैं और ख़ास तौर पर मैंने उनको उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के जज्बात और एहसासात को याद दिलाया है और उनको बताया है कि 22% मुसलमान उत्तर प्रदेश में हैं और 7% यादव बिरादरी के लोग उत्तर प्रदेश में हैं। तो सबसे बड़ा जो हिस्सेदारी है और पार्टनरशिप है या बहुमत है वो मुसलमानों का है। इसलिए उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी को कई बार मुख्यमंत्री बनाया, खुद अखिलेश यादव को मुसलमानों ने मुख्यमंत्री बनवाया, उनके भाई, चाचा और बीवी, भतीजे वगैरह वगैरह इन लोगों को किसी को विधानसभा में भेजने का काम किया मुसलमानों ने, किसी को लोकसभा में भेजने का काम किया। इस तरीके से पूरे अखिलेश यादव के परिवार को मुसलमानों ने नवाजा। अखिलेश यादव के परिवार पर मुसलमानों का बहुत बड़ा एहसान है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मैंने एक लेटर लिखा है और उनसे 2027 विधानसभा चुनाव के सिलसिले में मैंने बातें कही हैं और ख़ास तौर पर मैंने उनको उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के जज्बात और एहसासात को याद दिलाया है और उनको बताया है कि 22% मुसलमान उत्तर प्रदेश में हैं और 7% यादव बिरादरी के लोग उत्तर प्रदेश में हैं। तो सबसे बड़ा जो हिस्सेदारी है और पार्टनरशिप है या बहुमत है वो मुसलमानों का है। इसलिए उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी को कई बार मुख्यमंत्री बनाया, खुद अखिलेश यादव को मुसलमानों ने मुख्यमंत्री बनवाया, उनके भाई, चाचा और तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर, जहां उनकी ओर से 658 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है, जहां फिरोजाबाद को विकास कार्यों की बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जा रही है। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त फिरोजाबाद पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। विकास और जन कल्याण सरकार की प्राथमिकता है, ये लक्ष्य रखा गया है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। उनकी ओर से तमाम लोकार्पण और शिलान्यास के परियोजनाओं का लोकार्पण कर दिया गया है, जहां फिरोजाबाद में विकास कार्यों की बड़ी सौगात उनकी ओर से लोगों को दी जा रही है। बिल्कुल, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी ने इस दौरान कई कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विकास कार्यों की बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये सीधा स्टेज की तस्वीरें अब आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम मंत्रीगण भी इस समय स्टेज पर मौजूद हैं और जहां आप देख सकते हैं कि लाभान्वित होने वाले जो भी लोग हैं उनके चेहरों पर जो प्रशंसा है वो पूरे तरीके से साफ तौर पर नजर आ रही है और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से तमाम परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त फिरोजाबाद पहुंचे हैं, जहां वो 658 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही जो लाभार्थी हैं उनको सम्मानित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। तो फिरोजाबाद से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। तो आपको बता दें, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन का शानदार प्रदर्शन जारी है। ग्रुप 4 के मुकाबले में स्पेन ने सऊदी अरब को एक तरफा अंदाज में मात देते हुए 4-0 से बड़ी जीत दर्ज की है। और जहां मुकाबले की शुरुआत से ही स्पेन ने अपना दबदबा बनाए रखा, तो वहीं आक्रामक खेल दिखाते हुए सऊदी अरब को संभलने का मौका जो है उनकी ओर से नहीं दिया गया था और स्पेन के खिलाड़ियों ने शानदार तालमेल और बेहतरीन जो फिनिशिंग है उसका प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, जबकि सऊदी अरब की टीम पूरे मैच में दबाव में नजर आई। इस धमाकेदार जीत के साथ ही स्पेन ने टूर्नामेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। तो देखिए कैसा रहा स्पेन का यह शानदार प्रदर्शन, इस पे हमारी ये रिपोर्ट।
फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच फुटबॉल लवर्स के बीच देखने को मिल रहा है। विश्व कप में एक से बढ़कर एक मुकाबले देखे जा रहे हैं। इसी क्रम में संडे रात को ग्रुप 4 में स्पेन और सऊदी अरब की टक्कर देखने को मिली, जहां पर स्पेन ने अपना दमदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सऊदी अरब को एक तरफा मुकाबले में 4-0 से हरा दिया। इस मुकाबले में स्पेन ने शुरुआत से ही एग्रेसिव तेवर दिखाए और सऊदी अरब को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। एटलांटा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में स्पेन ने मैच के 10वें मिनट में ही बढ़त हासिल कर ली। युवा स्टार लामिन यमाल ने शानदार गोल दागकर टीम का खाता खोला और स्कोर 1-0 कर दिया। इसके बाद स्पेन ने लगातार दबाव बनाए रखा। 21वें मिनट में माइकल ओयारजबल ने गोल दागकर बढ़त को दोगुना किया, जबकि महज 3 मिनट बाद 24वें मिनट में उन्होंने अपना दूसरा गोल कर स्पेन को 3-0 की मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। पहले हाफ की समाप्ति तक स्पेन 3-0 से आगे था। दूसरे हाफ में भी टीम का दबदबा जारी रहा। 49वें मिनट में सऊदी अरब के डिफेंडर हसन अल्ताम बख्ती से आत्मघाती गोल हो गया, जिसका फायदा स्पेन को मिला और टीम ने 4-0 की बढ़त बना ली। इसके बाद सऊदी अरब की टीम कोई गोल नहीं कर सकी और निर्धारित समय तक स्कोर लाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस शानदार जीत के साथ स्पेन ने ग्रुप एच में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। वहीं सऊदी अरब को टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए आगामी मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। बिल्कुल निकिता, तो हमने देखा फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन का धमाका जो है जोरदार रहा। बिल्कुल, देखिए हमारी इस खास पेशकश में आज हमने खबर देश और प्रदेश में देश के कोने कोने की खबर आप तक पहुंचाई, और जहां हमारे संवाददाताओं की मदद से तो वहीं एनालाइज के तौर पर भी हमने आपको तमाम जो जानकारी है उनको साझा किया। तो आज के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। लोकप्रिय